गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 1184वें दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में होता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। अभिषेक जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, यस सर। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच होम्योपैथी जगत के प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं शोधकर्ता डॉक्टर विकास सिंघल जी हैं। सर 2004 से चंडीगढ़ स्थित डॉक्टर सिंघल होम्योपैथी के संस्थापक एवं प्रमुख हैं और दीर्घकालिक एवं जटिल रोगों के उपचार में अपने एक्सपीरियंस तथा साक्ष्य एक्सपीरियंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए जाने जाते हैं। वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वक्ता के रूप में आमंत्रित होते रहे हैं तथा सर का यूट्यूब चैनल होम्यो डॉक्टर भी जन जागरूकता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रीय होम्यो श्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 एवं भारतीय श्री अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। आइए हम सब उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। ओवर टू यू सर। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर मृदुल साहनी सर और डॉक्टर अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह का मंच क्रिएट किया है। डॉक्टर मृदुल साहनी का बहुत बड़ा योगदान है और होम्योपैथी में, और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी कुछ चंद बातें आप लोगों के साथ रख सकूं। और हिंदी, जहां तक कि राष्ट्रीय भाषा की हम लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर मन में आती है कि इस तरह के जो सेमिनार हैं, ये होम्योपैथी को लेकर के जो जन जागरूकता का जो ये अभियान चल रहा है, ये मतलब बहुत ही तारीफ के लायक है। तो बहुत ज्यादा समय सभी लोगों का बड़ा उपयोगी समय है। तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज मेरा टॉपिक थोड़ा सा लीक से, थोड़ा हम बोलते हैं ना, हट के टॉपिक है, थोड़ा डिफरेंट है। अभिषेक सर, क्या मैं ये अपना स्क्रीन शेयर कर दूं क्या? यस सर, आप कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, आपका बोर्ड है। जी 1 2 3 माइक चेक माइक चेक। या एम आई ऑडिबल यस सर, यू आर ऑडिबल। एंड माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर, ऑल ओके। ओके। सो दिस टॉपिक इज टोटली डिफरेंट। मैं ऐसा डिफरेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा आपस में जैसा बात करते हैं ना कि हड्डियों के लिए होम्योपैथी और हड्डियों के लिए कैसे पॉसिबल है। तो ये आज मैं बात करने वाला हूँ होम्योपैथी में हम लोग बोन इन्फेक्शन, जिसको कि कभी किसी समय में एक असाध्य रोग कह करके और ऐसे नकार दिया जाता था कि इसको शायद दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता है। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है अभिषेक सर? यस सर। जी। तो स्टार्ट करते वक्त मैं शुरुआत से ही बोलना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हड्डियां जो हमारे पूरी बॉडी के अंदर, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 206 से 213 हड्डियां हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क है उसको सपोर्ट करने का काम करती हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे कि हड्डियों से हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो चैट में टाइप करके ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमें मालूम था या हमें मालूम है कि हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज इस सेशन को थोड़ा सा मैं इंटरेक्टिव बनाना चाहूंगा। और अगर कोई अनम्यूट करके भी जवाब देना चाहे तो बीच में दे सकते हैं। विकास जी, अभी अनम्यूट नहीं किया जा सकता है। आप ठीक है, तो मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ एक ऐसा हार्मोन जिसको हम लोग कैल्सिटोनिन के नाम से भी जानते हैं और ऑस्टियोकैल्सिन के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन के डिसरेगुलेशन की वजह से हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी बोन, चाहे छोटी या बड़ी,
ऐसा जो बोन इन्फेक्शन के केस है मेरे पास, जिस तरह के केसेस आते हैं, इंक्लूडिंग स्टर्नम, हमारा जो चेस्ट बोन है उसका इन्फेक्शन का भी मेरे पास केस है, जिसमें कि ओपन हार्ट सर्जरी करने के बाद सारे जख्म ठीक हो गए, लेकिन बोन्स जो है, रिब्स जो है, उनका जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है वहां पर बोन इन्फेक्शन हो गया और पेशेंट को बोन इन्फेक्शन यानी ऑस्टियोमाइलाइटिस डायग्नोज किया गया। तो इस तरह के केसेस में मोस्टली हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, लेकिन जब हम ऑस्टियोमाइलाइटिस या बोन इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो बैक्टीरियल या फिर फंगल, और इट कैन हैपन इन एनी बोन ऑफ द बॉडी, बट इट मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स द लॉन्ग बोन्स मोस्टली। जो हमारे पास भी केसेस क्लिनिक में है, फॉर लास्ट 25 ईयर्स आई एम वर्किंग ऑन बोन इन्फेक्शंस स्पेशली। बाकी जो क्लासिकल होम्योपैथी में जैसा हम लोग बात करते हैं कि बाकी डिजीज कंडीशंस तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक स्पेशलिटी आप कह सकते हो कि हमने ऑस्टियोमाइलाइटिस में काफी काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड स्लोली 2007 ऑनवर्ड्स, मतलब पहला केस जब मुझे ठीक हुआ तो उसमें मेरे को 7 वर्ष लगे। तकरीबन 2007 में जाकर के मुझे प्रॉपर रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए, और तब से एक केस में ठीक होने के बाद दूसरा केस और तीसरा केस, ऐसा करते करते आज हम लोगों के पास अभी तकरीबन 100 के करीब केसेस हैं जो हमारे पूरी तरह से ठीक हैं, जहां पर हमने किसी पेशेंट का पैर कटने से बचाया, किसी का उंगली कटने से बचाया, किसी का बाजू कटने से बचाया, किसी का पूरा हैंड कटने से बचाया, राइट पूरा बाजू काटने से बचाया। ऐसे पेशेंट्स, इनका नंबर जो है आज काफी ज्यादा है। तो थोड़ा सा टॉपिक की बात करते हैं। तो मेड्युलरी सुपरफिशियल और लोकलाइज्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस, दिस डेवलप्ड ऑन वेरियस अफेक्टिंग साइट्स ऑफ द बोन, सब्सिक्वेंट बोन डैमेज इज द रिजल्ट ऑफ द एलिमेंट। कई बार ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है वो डिपेंड करता है साइट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर भी। जैसा मैंने बताया, कहीं पैर में इन्फेक्शन है तो अलग तरीके से उसको देखा जाता है, और मोस्टली मैं अपना जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है 2 तरह से करता हूं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल भी आपको दिखाई देगा जब आप पढ़ेंगे, और आगे आगे हम स्लाइड करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ साथ हमने इसमें कुछ पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन भी दिए हैं। पैथोलॉजिकली प्रिस्क्रिप्शन बना करके मेडिसिन जो है वो थेराप्यूटिक बेस पर भी ऐड किए गए हैं। रीजन, ऐसा मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ साथ मैंने ऐसा देखा है कि कुछ अगर गन पाउडर या कैलकेरिया फॉस या हमें 5-फोस, इस तरह का जो मेडिसिन जो हैं हमारी बायोकेमिक, उनको साथ साथ अगर हम यूज करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो बात आता है, बोन कैन गेट इन्फेक्टेड व्हेन बैक्टीरिया और एनी फंगस ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम अनदर स्पॉट इन योर बॉडी, और द बोन इटसेल्फ कैन बिकम इन्फेक्टेड। अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में किस तरीके से हमने इंटीग्रेटेड मेडिसिन का अप्रोच लिया है, और जो हम आज ये आपके सामने ये केस प्रस्तुत करने वाले हैं, इसमें हमने किस तरीके से पेशेंट को ठीक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम किया। ये केस मैं आपको जो डिस्क्राइब कर रहा हूं, इस केस की थोड़ी सी बैक हिस्ट्री, जैसा हम लोग हमेशा देखते हैं कि बैक हिस्ट्री क्या है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर साफ तरीके से देखेंगे तो एक रामकृष्णा मिशन का एक रिपोर्ट लगा है, और पेशेंट का नाम एक्चुअल नेम मैंने यूज किया है बिकॉज ये केस ऑलरेडी पब्लिश हुआ है अभी रिसेंटली, और हमने इसको इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिशिंग के लिए भेजा था, जिसमें पीयर रिव्यू होने के बाद ये केस पब्लिश हो गया है ऑलरेडी। और ये 24 साल के लड़का, बस्ती उत्तर प्रदेश से ये लड़का बिलोंग करता है, और 2013 में इनका टिबिया बोन जो था, वो घुटने के नीचे वाला जो बोन है, वो एक कहीं ऊंचाई से गिरने के बाद उनको फ्रैक्चर हुआ, और उसके बाद प्लास्टर लगाने के बाद ये थोड़े दिन में, जैसा नॉर्मली 6-8 हफ्ते में हीलिंग हो गया। लेकिन अचानक से 2019-20 में इनको स्वेलिंग और इन्फेक्शन अपीयर हो गया, जहां से इनको फ्रैक्चर हुआ था उसी साइट में। डॉक्टर ने इनको, या तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर को डाउट हुआ कि ये बोन ट्यूबरकुलोसिस का केस है, हालांकि किसी भी तरह का जो एसिड फास्ट बेसिलाई यानी ट्यूबरकुलिन जो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं वो भी टेस्ट इनका नहीं किया गया। तो ये उसके बावजूद डॉक्टर ने, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में है, तो शायद छोटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहा होगा, या किसी ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट किए बगैर इनको 14 महीने का एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी भी दे दिया गया। इनिशियली थोड़ा इनको लगा कि थोड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन मार्च 2020 तक आते आते बस डिस्चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इनको सीवियर पेन जो है वो
बहुत ज्यादा सीवियर पेन के कंडीशन में डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसको सफाई करना पड़ेगा और डिब्राइडमेंट सर्जरी को एडवाइस किया गया। अभी पेशेंट क्योंकि कंफ्यूज था उस समय में, और उसने थोड़ा टाइम कुछ अनक्वालिफाइड कोई डॉक्टर थे या क्वैक, जैसा उन्होंने बताया कि कोई क्वैक थे और उनका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और डिग्री भी नहीं था। उन्होंने उनको एटीटी यानी ट्यूबरकुलस जो थेरेपी था, एटीटी जैसा दे रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने सिलिका वनम दिया, जो कि टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। बहुत सारे मेरे जो काबिल दोस्त साथ में डॉक्टर्स जितने भी हैं सभी जानते हैं कि सिलिका को हम ओपन वुंड में बहुत सोच समझ के देते हैं, और जब कभी ट्यूबरकुलस कहीं इस तरह का अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें सिलिका कैन नेवर बी प्रिस्क्राइब्ड इन ओपन वुंड कंडीशन। इवन देन एनी हाउ उन्होंने वहां पर कंटिन्यू किया। पेशेंट क्योंकि बेड रिडन थे, तो उनके पिताजी जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने जैसा गाइड किया वैसा करते गए, और बाद में पता लगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो 4 मार्च 2022 की बात, रामकृष्णा मिशन सेवा आश्रम में ये पहुंचे, और जब वहां मालूम पड़ा कि इनको तो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है और सर्जरी करना पड़ेगा, और डॉक्टर ने बोला कि डिब्राइडमेंट का कंडीशन निकल गया है, अभी आपको इसको एम्पुटेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो अब बात आती है, जब हम बात करते हैं होम्योपैथी की, अब मैं एक पुराना इसमें एक एमआरआई है जो 2024 का एमआरआई है, उससे पहले मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं जिसमें थोड़ा आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से इस केस में आगे बढ़े। 8 मार्च 2022 को ये केस हमारे पास कंप्लीट हुआ, और सिम्टोमेटिक एनालिसिस के बाद इस तरह से हमने इसका एनालिसिस किया, और हमारे क्लिनिक में जब 8 मार्च 2022 को इन्होंने बात की तो ये टोटली ऑनलाइन केस था, बिकॉज पेशेंट वाज बेड रिडन और ये बस्ती में थे और मेरा क्लिनिक चंडीगढ़ में है। तो इन्होंने ऑनलाइन वीडियो कॉल में बात किया, हमें केस दिखाया, सारा हमने डिस्कशन किया, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमने जनरलिटीज में एब्सेस, सप्यूरेशन, डीप एब्सेस और सप्यूरेशन, पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स हमने इसमें उठाए, बिकॉज बहुत ज्यादा जनरलिटीज इसमें क्लियर नहीं थी। पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट आजकल काफी पॉपुलर है, और डॉक्टर विथोलकस को जब मैं कभी सुनता हूं तो वो काफी बातें करते हैं इस तरह के केसेस की, तो मैंने वहां से प्रेरणा लेकर के मैंने भी पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन इसमें कैलकेरिया सल्फ के रूप में निकल के आया, जिसमें आप अगर ध्यान से स्लाइड पूरा देखेंगे तो जनरलिटीज में एब्सेस सप्यूरेशन पस विद ब्लड, जनरल एब्सेस सप्यूरेशन थिक पस with blood, and injuries slow to heal after blow and fall and bruises. So सभी तरह की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, और साथ में पैरों में जलन, जो कि शायद एक मार्क्ड फीचर था जिसको इग्नोर किया गया, और हेक्टिक फीवर, जो कि शायद ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के बाद ये कॉमन सिम्टम हो जाता है, हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर को ट्यूबरकुलस फीवर भी कई बार कह दिया जाता था। और वार्म रूम यानी गर्मी से उसको एग्रेवेशन बहुत होता था पेशेंट को। अदरवाइज आई कुड हैव गॉन फॉर सिलिका, बट सिलिका तो पहले से दिया जा चुका था, तो मैंने डिसाइड किया कि हम कैलकेरिया सल्फ की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसमें 8 मार्च को कैलकेरिया सल्फ जो था वो हमने प्रिस्क्राइब किया। जैसा कि हम लोग नॉर्मली अपने क्लिनिक में हम इसी तरीके से करते हैं कि पहले दिन 3 पुड़िया देते हैं, उसके बाद रूब्रम यानी शुगर ऑफ मिल्क के साथ उसको फॉलो अप करते हैं फॉर 1 मंथ। ऐसा करके हमने 3 महीना ऐसा ही दवा दिया, जैसा 8 मार्च को दिया, फिर 8 अप्रैल को दिया, फिर 8 मई को दिया 2022 में। साथ साथ हमने फिर 2022 में जब जून में देखा केस में, तो सेकंड इवेल्युएशन में हमने इनको गन पाउडर 30 में ऐड किया, और ये हमने लगातार 6 महीने तक दिया, 5 बूंद रोज में दिया, और शुगर ऑफ मिल्क साथ साथ चलता रहा। 7 मार्च 2024 तक जाते जाते, और 7 मार्च से 2024 से और 30 जून से जाते जाते हमने एक थर्ड इवेल्युएशन, मेजर इवेल्युएशन किया, और गन पाउडर 200 पोटेंसी में इनको सेलेक्ट किया। अभी जैसा जुलाई 2024 में भी आप देख रहे हैं, तो फोर्थ इवेल्युएशन करते करते, जब तक वैसे तो जब हमने थर्ड इवेल्युएशन किया तब भी पेशेंट काफी ठीक हो चुका था, और पेशेंट की कंडीशन किस तरह की थी, ना तो पस था, ना डिस्चार्ज था, ना कोई ब्लड था, ना कोई लिंपिंग थी, किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का सिम्टम हमें नहीं नजर आया। तो हमने क्या किया, इनका एक पुराना टेस्ट रिपोर्ट था 2024 का,
ये मैं आपको बीच में दिखाने जा रहा हूं। और बीच में एक ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 2023 में इन्होंने मेरे को एक स्क्रीनशॉट में भेजा हुआ है कि मैम सर को दिखा दीजिए, आज ड्रेसिंग करते समय लगभग इतना बड़ा बोन का पीस निकल गया है, अभी दर्द है और हल्का सूजन भी है। तो आप ध्यान से अगर समझ पाएंगे तो बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि नेक्रोज्ड बोन का ये जो पीस था ये काफी दिनों से इनका अंदर पड़ा हुआ था बोन के अंदर, और उसी वजह से ये ऑस्टियोमाइलाइटिस डेवलप हो रहा था। और 2024 का मैंने इसमें 17 फरवरी 2024 का मतलब सिटी स्कैन का जो ऑब्जर्वेशन है वो भी मैंने इसमें लगा दिया है। स्मॉल लाइटिक लीजन इंप्रेशन की तरफ अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो स्मॉल लाइटिक लीजन इन मेड्यूलरी कैविटी ऑफ डिस्टल टिबिया लेफ्ट शाफ्ट विद कॉर्टिकल ब्रीच एट पोस्टीरियर एस्पेक्ट विद डिफ्यूज एडजेसेंट कॉर्टिकल थिकनिंग। मतलब कहने का क्या है कि तकरीबन तकरीबन थोड़ा थोड़ा पार्शियली यूनाइट होने लगा था, लेकिन अभी भी ओस्टियाइटिस था। ओस्टियाइटिस का मतलब मैं यहाँ सभी को बता दूं कि हम लोग आइटिस वर्ड लगता है तो इन्फ्लामेशन, तकरीबन उनको पैर का जो हड्डी था टिबिया बोन था वो हल्का हल्का एक जगह से जहां इन्फेक्शन था वहां से सूजा हुआ था। और डिफ्यूज ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपिनिया का मतलब है जहां पर ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कम रहती है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं सेकंड अपना ये एंटर करूं तो इसमें हमने इनको जैसे जैसे मेडिसिन दिया, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 2024 में आते आते गन पाउडर 30 को देने के बाद ही हमारे पेशेंट में जो चेंजेस थे वो हमें दिखाई देने लगे थे। तो हमने ये गन पाउडर 30 को हमने 6 महीना कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट 6 महीना केवल और केवल शुगर ऑफ मिल्क से उसको फॉलो किया, केवल शुगर ऑफ मिल्क से। थोड़ा सा ध्यान देने वाली समझने वाली बात है कि हम लोग कई बार बहुत ज्यादा मेडिसिन देकर के भी केस खराब करते हैं होम्योपैथी में। जहां पेशेंट ठीक है तो कैंट का 12 ऑब्जर्वेशन ऐसा बोलता है कि अगर पेशेंट ठीक है और उसके सारे सिम्टम्स जनरलिटीज बिल्कुल ओके हैं, उसका भूख अच्छा हो गया है, उसका प्यास अच्छा हो गया है, और पेशेंट की सबसे अच्छी जो चीज थी वो हमने सीबीसी कराया जब पेशेंट का 2024 में 6 मार्च 2024 के अराउंड हमने जब मार्च अप्रैल में 2024 में टेस्ट कराए तो उनका हीमोग्लोबिन बढ़ करके तकरीबन 12 ग्राम से 15 ग्राम तक जा चुका था। प्लस किसी भी तरह का जो सीआरपी लेवल जो हमारा बढ़ा होता है इन्फेक्शन के केसेस में वो कंट्रोल में आ गया था। और साथ साथ ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी मैंने इसमें दिए हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं। ये कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं, इसमें ईएसआर और सीआरपी जो था वो इन्फेक्शन इसमें शायद स्लाइड्स में मिस हुआ है, बट ईएसआर और सीआरपी जो पहले काफी हाई था तकरीबन 50 से ज्यादा था वो हमारे इसमें नॉर्मल आने लगा था। इसके अलावा साथ साथ मैं आपको जब बताऊं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे एमआरआई, जब हमने अभी इसका लेटेस्ट भी एक एमआरआई कर दिया है क्योंकि हमें इंटरनेशनली ये जर्नल में पब्लिश करना था केस, तो हमने इसको पूरे तरीके से सीरियसनेस के साथ इसको दोबारा से इनका एक एमआरआई लिया बजाय सिटी स्कैन करने के, ताकि हमें पूरा ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इंप्रेशन में क्लियरली लिखा है हील्ड ओल्ड डिस्टल टिबियल फ्रैक्चर विद एविडेंस ऑफ बोनी यूनियन, नो पार्शियल बोनी यूनियन, कंप्लीट बोनी यूनियन विद माइल्ड माल अलाइनमेंट। वो अलाइनमेंट में जो फर्क रहा वो किस वजह से रहा, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बेड रिडन था, उतना केयर नहीं कर पाए और फिजियोथेरेपी जैसा कोई केयर उनका नहीं दिया गया। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव चेंजेस अलोंग विद पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिबिया विद मिनिमल फ्लूइड अलोंग द सर्जिकल ट्रैक्ट। और कमाल की बात देखिए कि हमने इसमें यहां पर लिखा है क्लियरली कि 7 मार्च 2024 लास्ट एक डोज दिया गया ये 3 महीने के लिए, उसके बाद हमने इसको सेकलेक से फिर से 9 महीना फॉलो किया, यानी शुगर ऑफ मिल्क 9 महीने के लिए लगातार दिया गया। इन द मीन टाइम उनका न्यूट्रिशन के ऊपर हमने पूरा ध्यान दिया, जिस तरह का न्यूट्रिशन उनको चाहिए था, प्रोटीन्स चाहिए थे, वो हमने प्रोवाइड किए। उसके बाद अब बात आती है डिस्कशन की। सिंस अप्रैल 2025 टिल द डेट पेशेंट इज टोटली डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द मेडिसिन, नो एलोपैथिक मेडिसिन, नो होम्योपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन तो पहले ही बंद हो गया था जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दिया। बीच में 1 या 2 दफा पेशेंट को हमें एडवाइस करना पड़ा, अगर बहुत ज्यादा पेन था तो हमने उनको बोला कि अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा पेन है तब आपने कोई भी माइल्ड पेन किलर लाइक पैरासीटामोल 500 अगर जरूरत पड़ेगा तो आप ले सकते हैं, जो कि उन्होंने पूरे 3 साल के टेन्योर में 3 या 4 बार यूज किया। अब बात आती है जो फाइनल एमआरआई रिपोर्ट है, हमने लिया 2026 जनवरी में,
and which is finally showing the total bony union of the digital end of tibia with just minimal fluid signals and mild inflammatory changes, but any abnormality was ruled out with normal CBC, ESR and CRP क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट। तो यहां तक का ये थोड़ा सा केस जर्नी आपको मैं थोड़ा इसमें फोटोग्राफ के माध्यम से भी दिखा देता हूं। इनिशियली जब वो पेशेंट आए थे तो कंडीशन किस तरह की थी। आफ्टर सक्सेसफुली ट्रीटिंग दिस केस in our clinic, we can proudly conclude that homeopathic medicines can completely treat chronic osteomyelitis cases as well as bone tuberculosis, as homeopathy works on the principles of finding out the similar and the most peculiar type of characteristic symptoms and prescribing the medicine on the basis of genetic constitutional similar. And I am always of the opinion about initial consultation was given, जब बताया गया पेशेंट को तो हमने उसको कैलकेरिया सल्फ से शुरू किया और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट वाज वेरी फसी बिकॉज मुझे बताते हुए आज तो बड़ी खुशी है, लेकिन उस टाइम पे पेशेंट बेड रिडन था और उसका डी फार्मा करके कोई कोर्स था फार्मेसी का, वो परस्यू कर रहा था एलोपैथिक फार्मेसी। अभी उसका बहुत अच्छा एक फार्मेसी शॉप है बस्ती जिले में और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि ट्रीटमेंट बंद किए हुए तकरीबन 1 वर्ष हो गया और किसी भी तरह का कोई भी जो इन्फेक्शन है या उसका कोई फीवर है या इस तरह का कोई भी सिम्टम, इनफैक्ट लीवर के भी सभी टेस्ट LFT एंड RFT वो भी पूरी तरह से नॉर्मल है, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमने अपने पेशेंट को जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और मिनिमल डोज के हिसाब से हमने चलना शुरू किया उसी का रिजल्ट जो है हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिला। तो यहाँ मैं एक चीज जरूर जाहिर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे तकरीबन सभी साथी इस चीज को जरूर समझते हैं और क्लियरली समझना भी चाहते होंगे। कुछ लोगों को जो नए न्यू ज्वाइनीज हैं उन लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, शायद ये बोन इन्फेक्शन के केसेस को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं मेरी हमेशा मतलब अप्रोच रहती है इस तरह के केसेस में कि कोई भी ओस्टियोमाइलाइटिस का केस है तो अपने किसी सीनियर डॉक्टर के साथ बैठकर ही कोई जूनियर डॉक्टर उसको अटेंड करे या अपने डॉक्टर्स को रेफर करना सीखें, अपने सीनियर डॉक्टर्स को रेफर करना सीखें। आज भी मेरे पास अगर कोई केसेस में मुझे कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे सीनियर्स से बात करने में कोई घबराहट नहीं है, उनको अपनी कमी बताने में मुझे कोई हिचक नहीं होती। रीजन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस तरह की चीजें हैं वो हमें थोड़ा और समझदारी की तरफ आगे इशारा करती हैं कि अपने सीनियर्स का जो एक्सपीरियंस है हम उसका पूरा फायदा ले सकें। तो अगर कोई जूनियर डॉक्टर है और उसके पास कोई ओस्टियोमाइलाइटिस का केस आता है तो अपने सिटी में या अपने जिस एरिया में भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें किसी ना किसी सीनियर डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही इस तरह का केस पकड़ें। अदरवाइज कई बार बदनामी होने का डर रहता है और ये भी हो जाता है कि पेशेंट को सही टाइम पे सही गाइडेंस ना दी गई। क्योंकि मैं तो ऑर्थोपेडिशियन एक सर्जन है, उनके पास मैंने काफी देर तक काम किया है, तकरीबन 3-4 साल उनके हॉस्पिटल में मैंने काम किया। तो मुझे लगता था कि मैं जब भी कोई ओस्टियोमाइलाइटिस का केस लेता था तो मैं हमेशा पहले उनकी सलाह ले लिया करता था फॉर द सेफर साइड। तो जब भी स्क्रीन एक बंद कर दे, इस तरह का कोई भी केस जब भी कभी आपको लगे इस तरह का केस आ रहा है ओस्टियोमाइलाइटिस का या बोन इन्फेक्शन का, तो आपको हमेशा ऐसा जरूर सोचना है कि इस तरह के केसेस में हमारे पास डॉक्टर मृदुल सानी सर हैं या और भी सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुभाष सिंह हैं या और भी सीनियर डॉक्टर जो भी आपके एरिया में है, जरूर आप सलाह लें। 25 से 30 साल का अनुभव मुझे भी लगा इस को सीखने में और मैं ऋणी हूं अपने उन टीचर्स का, उन गुरुओं का। मैं अपने दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। डॉक्टर JBD कैस्ट्रो सर थे मेरे टीचर, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया एक तरीके से, और मैं आज खुद को प्रफुल्लित महसूस करता हूं, खुद को बहुत अच्छा महसूस करता हूं जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूं। आज वो इस नश्वर शरीर को छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिम आई एम एग्जिस्टिंग एंड लॉट मेनी डॉक्टर्स। मतलब हम लोगों तो फादर ऑफ होम्योपैथी बोलते हैं सानी सर पंजाब में, डॉक्टर कैस्ट्रो को फादर ऑफ होम्योपैथी इन पंजाब। तो ये जो चीजें हैं, ये जो विधा है, मैं उनसे भी बहुत सारे केसेस देखा करता था जब मैं पढ़ता था डॉक्टर कैस्ट्रो के कॉलेज में। तो वहां से कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बना है
और ये बोन इन्फेक्शन के इस तरह के केसेस में अब हमें कुछ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, तो हमने कुछ इंटरनेशनल जर्नल्स में भी इनको पब्लिश किया है। तो मैं यहाँ अपनी बात को विराम देता हूँ। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर सिंघल साहब, ये सेशन 1 घंटे का है, आपने जी। केवल 25 मिनट में समाप्त कर दिया है। मुझे तो मुझे सर बताया गया तो शायद ये 40 मिनट का है, बट मैं बोन इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ भी मेरे आप मुझे पार्टिसिपेंट्स जो आगे हैं। बताइए, कुछ हाँ, कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये सेशन आपको 30 मिनट अभी और कंटिन्यू करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। बेटा एक स्लाइड हम और लगा सकते हैं इसमें। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा बात करूंगा किस तरीके से हम लोग अगर ओस्टियोमाइलाइटिस के केसेस हैं तो कॉमन मिस्टेक्स क्या रह जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका टाइटल रहेगा व्हाट सर्जन्स मस्ट नो बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस। ये अभी मेरा लेटेस्ट है, हाइड कर देंगे इसको। यस, chronic osteomyelitis, myelose means marrow, and osteomyelitis means infection of the bone. Chronic osteomyelitis is a long-standing infection of the bone that represents far more than presence of microorganism. हम लोग ऐसा बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उससे भी ज्यादा इन्फेक्शन जो है कई बार ज्यादा देखने को मिलती है। Unlike acute infection, chronic osteomyelitis persists due to coexistence of necrotic tissue. जैसा मैंने केस में दिखाया कि इसमें नेक्रोटिक टिश्यू था, बीच में फंसा हुआ था। जब तक वो नेक्रोटिक टिश्यू बाहर नहीं निकल गया तब तक पेशेंट के ठीक होने के चांसेस नहीं बनते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों के दिमाग में सबसे पहली मेडिसिन, कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे यहाँ बोन इन्फेक्शन में सबसे पहले सिलिका का यूज करते हैं। और हमारा जो केस था जो हमने प्रेजेंट किया अभी, उसमें हमने ध्यान से अगर हम देखें तो उसमें सिलिका को मिस यूज किया गया था, या मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि इस सिलिका मेडिसिन को प्रूव कर दिया गया है लगातार देने की वजह से। इस वजह से जो चीजें सामने आनी चाहिए थी वो और हिडन कंडीशन यानी नेक्रोसिस को उसने और ज्यादा बढ़ा दिया, यानी ऑस्टियोमाइलाइटिस ठीक होने के चांसेस थे लेकिन खराब कर दिया। ऐसा ही सर्जन्स के पास भी कुछ जो कंडीशंस रहती हैं तो वो क्या रहता है, क्या मिस्टेक्स रहती हैं, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के क्या कारण हो सकते हैं इज डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड बोन मैरो lasting longer than 6 weeks, often associated with structural damage and incomplete healing. It may arise from inadequately treated acute osteomyelitis. कई बार कोई इन्फेक्शन अचानक, जैसा मेरे पास एक छोटी बच्ची का केस था, उसको उंगली में ऑस्टियोमाइलाइटिस था, और आप एज सुनकर के बच्चे की थोड़ा हैरान हो जाएंगे, हालांकि ये केस कोरोना टाइम का है। उसकी ये इंडेक्स फिंगर के अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस डायग्नोज हुआ था, और पीजीआई चंडीगढ़ में जब उसकी फर्स्ट सर्जरी हुई थी तब शी वाज जस्ट 22 डेज ओल्ड। तो इस तरह के जो इनएडिक्वेटली ट्रीटेड एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन है, वो भी बाद में क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में केस कन्वर्ट हो गया था। जब तक हमारे पास लाए थे तो 3 महीने की बच्ची के 3 सर्जरीज हो चुकी थी। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल के लिए था। ऐसे ही ओपन फ्रैक्चर्स आपने नॉर्मली देखा होगा कि बोन्स जैसे एक्सीडेंट्स में होता है, तो बोन्स अगर ओपन हो जाती हैं या फ्रैक्चर मल्टीपल रहते हैं जहां पर कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं बचती है, क्योंकि क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस उसमें ड्यू होता ही होता है। और उसके बाद हम बात करें पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन की, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस भी इस तरह के क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के केसेस में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हिमेटोजीनस स्प्रेड, especially particularly in children, and defining feature of chronic osteomyelitis is its self perpetuating nature, यानी ये हमेशा ही एक जैसा बना रहता है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो पेशेंट अपने ऐसे एक नासूर, मैं हिंदी का वर्ड नासूर इसमें पकड़ रहा हूं, उर्दू का लफ्ज है, वो नासूर बना करके पेशेंट जो है वो अपना एक तरीके से बोन में वो कन्विंस्ड हो जाते हैं कि अब ये नासूर मेरा कभी भरने वाला नहीं है। अगर हम नासूर को थोड़ा सा और जस्टिफाई करें या पढ़ने की कोशिश करें इसके बारे में, तो ये क्लियरली लिखा है डिक्शनरी मीनिंग, जिन जख्मों को भरा नहीं जा सकता उन्हें हम नासूर कह दिया करते हैं। तो जो भरे ना जा सके इस तरह के जो जख्म हैं, तो ये उस तरह के जख्म में उसको हम ऑस्टियोमाइलाइटिस की बात करते हैं। और कैसे होता है, क्या होता है इसमें, देखिए ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, नेक्रोटिक बोन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और उसके बाद बैक्टीरिया जो है परसिस्ट करता है किसी ना किसी साइड में। बैक्टीरिया या फंगस, मैं इसमें फंगस वर्ड भी ऐड करूंगा,
कि फंगस भी इसमें हो सकता है, किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन। अब बात आती है स्ट्रक्चरल चेंजेस की। स्ट्रक्चरल चेंजेस थोड़ा सा समझना है इसमें, इसको हम लोग सिक्वेस्ट्रम मेडिकली बोलते हैं हम, सिक्वेस्ट्रम। सिक्वेस्ट्रम क्या है? जब जैसा मैंने बताया डेड बोन का जो टिश्यू निकाल के उन्होंने दिया था, तो वो जो अचानक से उनको लगा कि वो होल से बाहर आ रहा है, तो हड्डी बाहर तो नहीं आ जाएगी, पूरी हड्डी गल के तो नहीं बाहर आ जाएगी, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर टेंडेंसी है कोई कांटा भी लगेगा तो, कोई मेडिसिन हमने होम्योपैथी में दी तो कांटा धीरे धीरे बाहर आने लगता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस तरह का एक्सपीरियंस, शायद मैंने तो पर्सनली करके देखा था, जिस टाइम पे मुझे सिलिका मेडिसिन पढ़ाई जा रही थी, तो मैंने गुलाब का कांटा जो है वो एक बच्चे को फंसा हुआ देखा था, और उसके बाद मेडिसिन दिया था हमारे सीनियर डॉक्टर ने, तो वो निकल गया था। तो वहां से मेरा कुछ एक्सपीरियंस था कि दबी हुई चीजें, लगी हुई चीजें, नुकीली चीजें जब लग जाती हैं, फास्ट चुभ जाती है, तो वो भी निकाली जा सकती है। तो सिक्वेस्ट्रम वहीं से एक वर्ड आया है, डेड बोन, जहां पर के ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, और वो डेड बोन का पार्ट जैसा हमने अपने केस में दिखाया, वो निकल करके साइड में हो गया था। उसके बाद बात करते हैं इनवोल्यूक्रम। इनवोल्यूक्रम क्या होता है? बेसिकली ये एक नई बोन का फॉर्मेशन है। जैसे जैसे हमारी ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, मैंने दो वर्ड यूज किए हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स वो होते हैं जो एक तरीके से हमारे ब्लास्ट सेल होते हैं बनाने वाले, मैन्युफैक्चरर सेल। ओस्टियोब्लास्ट सेल, क्लास्ट सेल होते हैं जो कि लाइसिस सेल जिनको हम लोग बोलते हैं, वो केवल एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। यानी क्लास्ट सेल का अगर ज्यादा बन रहा है तो बोन में नेक्रोसिस ज्यादा होगा। लेकिन अगर बोन में जब कभी कहीं डॉक्टर लिख देते हैं ऑस्टियोपीनिया, जैसा हमारे केस में लिखा था डिफ्यूज ऑस्टियोपीनिया, तो वो ऑस्टियोपीनिया का मतलब क्या है कि उसमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल एक्टिविटी कम है और क्लास्ट सेल एक्टिविटी, यानी जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि बोन से रिलेटेड निकलने वाले कौन से हार्मोन है, तो वो जो क्लास्ट सेल, ऑस्टियोक्लास्ट सेल से निकलने वाला हार्मोन है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोकैल्सिन, वहां से जब ये एक्टिविटी बढ़ जाती है तो नए बोन का फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो हमने ब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन अगर बढ़ रहा है तो क्लियर बात है कि हमारा नया बोन फॉर्मेशन बढ़ रहा है। उसके बाद तीसरा एक मेडिकल वर्ड है क्लोएका। क्लोएका को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग इन द इनवोल्यूक्रम दैट अलाउज द ड्रेनेज ऑफ द पस और द ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया। तो नई हड्डी जब बनना शुरू हो जाती है तो पेशेंट आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर हड्डी तो पता नहीं बन रही है कि नहीं बन रही, बिकॉज पेशेंट तो कंफ्यूज स्टेट में है, उसको तो एमआरआई सिटी स्कैन कुछ भी देखने से उसको मालूम नहीं पड़ता है, बिकॉज उसको तो एक ही चीज समझ में आती है कि पस तो अभी भी निकल रहा है, लेकिन पस का कलर चेंज होता है। वो हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है कि पहले आपको डार्क ग्रीनिश येलो पस आ रहा था जो कि स्यूडोमोनास ऑर्गेनिज्म था, उसके वजह से था। बाद में जब हम बोन कल्चर कराते हैं पेशेंट को तो उसको समझ में आता है कि ये स्यूडोमोनास चेंज होकर के अभी जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, वो जब हम बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अब तो इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं आ रहा है। उसके बाद चीजें धीरे धीरे हम जब पेशेंट को समझाते हैं और जैसे जैसे पेशेंट का डिस्चार्ज कम होता है, यानी पस डिस्चार्ज जैसे जैसे कम होगा, उसका जो फॉर्मेशन है प्लस उसकी कंसिस्टेंसी है। अभी मैंने एक ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ होम्योपैथी में भी एक केस पब्लिश किया है, तो उसमें भी हमने काफी लंबा केस था, वो केस हमारा तकरीबन 7-8 साल लंबा केस है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 7-8 साल लंबा केस चलने के बाद एक डॉक्टर की एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि कहीं ना कहीं अब इस पेशेंट को तो ठीक करना ही है। अंदर से मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था आफ्टर 5 years ऑफ ट्रीटमेंट के अब उतना रिजल्ट मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे 6th year में आए हम लोग मेडिसिन से पूरा रिजल्ट उस केस में भी मिला है। मैं इस ग्रुप में कहीं ना कहीं डॉक्टर सानी सर के पास और डॉक्टर अभिषेक के पास वो केस भी सबमिट करूंगा, आपको बताऊंगा। आप ऑस्ट्रेलियन जर्नल की वेबसाइट में जाकर के भी उसको देखिए, सिमिलिया जर्नल में वो केस पब्लिश हुआ है। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन इन्फेक्शन। अब उसमें एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, और इसको हम लोग एनाटॉमिकली जब देखते हैं तो हम इसको ध्यान से अगर पढ़ें तो मेड्यूलरी टाइप, यानी मेड्यूला का मतलब होता है बोन मेरो इन्फेक्शन दैट इज लिमिटेड टू द मेरो एक्टिविटी एंड ऑफन सीन इन हेमेटोजेनस स्प्रेड। बोन्स आर स्ट्रक्चरली विजुअली प्रिजर्व्ड आउटसाइड। जो कोर्टेक्स पार्ट है दैट इज नॉट डिस्टर्ब्ड। बाहर जैसा कोर्टेक्स बोन का एक लॉन्ग बोन का जो दो पार्ट है, बाहर के पार्ट को हम कोर्टेक्स बोलते हैं और सेकंड पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं। तो मेड्यूलरी पार्ट में इन्फेक्शन होता है, और उसके बाद आता है सुपरफिशियल टाइप।
इसमें हम देखते हैं कि ये आउटर कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद आता है लोकलाइज टाइप एंड द डिफ्यूज टाइप। लोकलाइज जो है फुल थिकनेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन डिफ्यूज टाइप में एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट, मतलब तकरीबन तकरीबन पूरा हड्डी इन्वॉल्व रहता है। हमारा जो अभी तक का सबसे लंबा केस है वो 12 साल लंबा केस है, क्योंकि मैं रिसर्च कह लीजिए या एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, मैंने शुरू किया था 2003 में एक केस, और वो मेरा जाकर के ठीक हुआ था 2015 में। तो इन द मीन टाइम बहुत सारे केस बीच में आए और ठीक भी हो गए ऑस्टियोमाइलाइटिस की, लेकिन एक 7 साल लंबा केस और एक 12 साल लंबा केस चलाना एक डॉक्टर के लिए, मैं समझता हूं पर्सनली, मेरे क्लिनिक में मुझे बहुत मुश्किल हुई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, बट आज वो पेशेंट, उनकी पूरी फैमिली जब दिल से धन्यवाद करती है या थैंक्स बोल के गए, जब उनके, जैसे मैंने 12 साल वाला जो केस बताया, उनके तो 2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं इनफैक्ट, एंड दैट केस बिलोंग्स टू बिजनौर, उत्तर प्रदेश, वो भी उत्तराखंड में है शायद। तो वो भी जब स्पेशली आए तीनों बिटियां, मुझे थैंक्स करके गई, तो उनके मतलब वो जो कमेंट्स हैं, उनकी जो बातें हैं, उन्हें सुन के ही इमोशनल हो जाता है कोई भी व्यक्ति, कि आज आपने हमारे पापा को खड़ा कर दिया और आज हमारे पापा बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के और अपना काम संभाल रहे हैं। उसके बाद आता है होस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बात करते हैं नॉर्मल होस्ट, जहां पर गुड इम्यून रिस्पॉन्स, जैसा कि हमने पेशेंट्स मोस्टली जो मैंने केस दिखाया, इसमें इम्यून रिस्पॉन्स शुरुआत में अच्छा नहीं था, बाद में बहुत अच्छा मिला। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट भी रहता है, जहां पर डायबिटीज का इन्फेक्शन है, पहले से पेशेंट डायबिटीज में उसका शुगर भी बढ़ा हुआ है, साथ में उसको कोई माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या कई बार पेशेंट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह की हैबिट्स में रहते हैं, या क्रोनिक कोई सिस्टेमिक इलनेस चल रहा है। जैसा फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को मैं ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए ट्रीट कर रहा हूँ, बट शी दैट लेडी इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम जोगरन सिंड्रोम। सो उसमें ड्राइनेस होता है आईज का, और भी कई तरह के सिम्टम्स होते हैं, आर्थराइटिस जैसा सिम्टम्स भी उसमें रहता है। तो इस तरह की ऑटो इम्यून कंडीशन के साथ में भी आपको पेशेंट डील करने पड़ेंगे। जैसा मैंने बताया कि इस तरह के केसेस में कभी भी बस एक ही बात का ध्यान रखना है, अपने सीनियर डॉक्टर की सलाह लिए बगैर इस तरह के केसेस में कोई भी जूनियर डॉक्टर हाथ ना डालें। स्पेशली जो डॉक्टर्स को 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, उनको भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा उसके केस में ऐसा शुरू करने के लिए। हाँ, अगर पेशेंट आपका कॉन्फिडेंट है और आप उससे कोई एक तरीके का बॉन्ड साइन करा सकते हैं, या उनको बोल सकते हैं, या इस तरह की बातें उनको क्लियरली बता सकते हैं कि मैं आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेंट दवाई लेना चाहेगा। तो इस तरह के केसेस में इस तरह का जो काम है करने से बचें, और अपने सीनियर डॉक्टर्स की सलाह लेकर के फिर आप काम करें। अब बात आती है ओस्टियोमाइलाइटिस के कारण, जैसा पैथोफिजियोलॉजिकल सीक्वेंस की हम बात करते हैं, तो इसमें कैसे चेंजेस होते हैं पेशेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल, अब डिजीज प्रोग्रेसेस थ्रू अ लॉजिकल एंड प्रिडिक्टेबल पाथवे। देखो, शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद ये चीजें जो हैं, अचानक से बोन इन्फेक्शन हो गया, अचानक से पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो गया, लेकिन नहीं, ये एक सिस्टेमिक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सभी केसेस में तकरीबन तकरीबन, जब मैं 100 के करीब केसेस जो ठीक हुए हैं, जब मैं उनकी हिस्ट्री को देखता हूं, अभी मैं ज्वाइंट कंप्लीट केस बुक बना रहा हूं, इट विल टेक टाइम, अभी तकरीबन 6-8 महीने लगेगा, बहुत लंबा स्टडी है कई केसेस में। तो उसमें सभी में इसी तरीके से हुआ, जैसा एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इनटू द बोन, सेकेंड रिस्पॉन्स एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इंक्रीज इन इंट्राओसियस प्रेशर, तो कहीं ना कहीं से बोन जो है वो फट करके वो प्रेशर को रिलीज करने का काम करती है। फिर कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, रिड्यूस्ड परफ्यूजन, बोन इस्चीमिया एंड नेक्रोसिस, देन फॉर्मेशन ऑफ सिक्वेस्ट्रम, कहीं ना कहीं वो रिएक्टिव बोन बनती है बाद में, और फिर परसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन, कई बार क्लोइका फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो इथियोपैथोजेनेसिस में पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बायोफिल्म फॉर्मेशन होती है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट इज बायोफिल्म फॉर्मेशन। वो उसमें क्या रहता है, बायोफिल्म हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया जो है वो बोन के ऊपर चिपक जाते हैं, दे एडहियर टू द बोन और द इम्प्लांट्स। कई बार हम लोग रोड रिमूव कराने के बाद भी इंफेक्शंस देखे जाते हैं। बहुत सारे लोग जब फ्रैक्चर होता है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो आजकल स्क्रू डालते हैं बोन्स में, नेलिंग, प्लेटिंग, अलग अलग प्रोसेस रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेलिंग, प्लेटिंग एंड प्रोस्थेसिस, क्योंकि पूरा हमें लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन कई बार सर्जरी जैसा करना पड़ता है, ऑर्थोपेडिशियंस जो करते हैं, उसमें भी हमारा बायोफिल्म बन जाता है, तो जिस वजह से वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करते हैं। तो तभी ये इन्फेक्शन, दिस इज द मेन रीजन क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस बिकम रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट, यानी जिद्दी टाइप का हो जाता है, और कोई भी रिस्पॉन्स इसमें दवा देने से
एलोपैथी में नहीं मिलता है, कंजर्वेटिव मेडिसिन में नहीं मिलता है। इनफैक्ट होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है शुरुआत में, और अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छी स्टडी नहीं की और केस को डायरेक्ट पकड़ लिया तो आप फेल होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात आती है की सर्जिकल insight. That bone has no blood supply. Antibiotics cannot penetrate. Infection persists and unless removed surgically. तो यहाँ केस में आकर के कहीं ना कहीं हम लोग रुक जाते हैं। जब हम देखते हैं कि इस तरह का तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है, तो डॉक्टर रेफर करते हैं कि हम इसको एम्प्यूटेट कर देते हैं, आपका जो ये कटा हुआ पार्ट है, खराब पार्ट है, ये निकाल देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मैं हमेशा बोलता हूँ, सभी पेशेंट्स को बोलता हूँ कि कोई भी ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस है, भाई एक बार होम्योपैथी का सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ तो होम्योपैथी में एज अ लास्ट रिसोर्ट ही लोग अभी तक सोचते रहे थे, लेकिन अब क्योंकि होम्योपैथी का रेपुटेशन बेटर हुआ है पहले से, हालांकि बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। और जो ये प्रोसेस चल रहा है, इस तरह के वेबिनार्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, प्लस इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए, रिसर्च वर्क है जिसमें हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल भी रही है और आगे भी चाहिए। आयुष डिपार्टमेंट बहुत बड़ी सपोर्ट दे रहा है। ऐसा ही अपने टॉपिक पर आते हैं वापस, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, सिस्टेमिक फैक्टर्स एज वेल एज लोकल फैक्टर्स एज वेल एज बिहेवियर फैक्टर्स। जैसे सिस्टेमिक फैक्टर में मैंने बताया पेशेंट को इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्रोनिक किडनी और लीवर डिजीज भी हो सकते हैं, और माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, पेशेंट को कोई ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकता है। इसी तरह से लोकल फैक्टर की बात करें तो ओपन फ्रैक्चर, प्रीवियस सर्जरी, पुअर वास्कुलैरिटी। अब बात आती है क्लिनिकल फीचर्स, यानी हम लोकल फीचर्स की बात करते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस में, तो किस तरह की कंडीशन लेकर के पेशेंट हमारे पास आ सकता है। या तो डीप पेन लेकर के आएगा, बोन में बताएगा डॉक्टर मेरे को मेरा सर्जरी हुआ था या मेरा चोट लगा था, उसके बाद से मेरा ये हाथ में दर्द रहता है, मेरा ये फला बोन में रेडियस अल्ना में दर्द रहता है, या मेरा एल्बो जॉइंट में दर्द रहता है। तो जब आप देखेंगे तो स्वेलिंग और टेंडरनेस भी हो सकता है। हाथ आप टच करेंगे तो हाथ टच करने नहीं देगा, तो समझिए कहीं ना कहीं डाउटफुल केस है और उसमें हमें पूरा कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है। और जहां डिस्चार्जिंग साइनस के साथ आता है तो फिर तो 100% श्योर रहता है कि दिस इज अ प्योर केस ऑफ क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। इस तरह के केसेस भी आते हैं जहां बोन डिफॉर्मिटी होती है और रिड्यूस्ड जॉइंट मूवमेंट रहता है। और जब सिस्टेमिक फीचर्स की हम बात करते हैं तो कई बार फीवर होता है और कई बार फीवर नहीं भी होता। तो क्लिनिकल मतलब क्लू की तरफ मत सोचिए कि इसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस की प्रेजेंटेशन एक ही जैसा रहेगी सभी केसेस में। एक केस जैसा मैंने बताया कि एक स्टर्नम का केस भी मेरे पास आया था, जहां से स्टर्नम पूरा खोल दिया गया था, तो स्टर्नम गल गया था पूरा। और बाद में हमारे ट्रीटमेंट के बाद दिस केस वाज फ्रॉम महाराष्ट्र इटसेल्फ। तो महाराष्ट्र में भी हमने वो केस को जब लिया तो उसमें तकरीबन 1.5 पौने 2 साल लगा, लेकिन बाद में वो पूरी तरह से ओस्टियोब्लास्ट सेल्स का कमाल देख करके, एक नेचुरल जो प्रोसेस था ऑस्टियोमाइलाइटिस जो रिकवरी का, वो हमने उसमें लाइव देखा था। रीजन ऐसा, इतना फास्ट अच्छे से रिकवर हो रहा था, जैसा डे टू डे मेडिसिन जा रहा था, और वो महसूस हो रहा था जहां जहां स्टिचेस लगे थे तो स्टिचेस रिमूव करते गए तो बाद में वो जो पस था, फॉर्मेशन था, वो पूरा स्टर्नम बोन दोबारा से रीडिजाइन हुआ। तो इसमें सिस्टमिक फीचर्स में बहुत ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, लेकिन ईएसआर और सीआरपी का जैसा मैंने बताया शुरुआत में ही, तो और डब्ल्यूबीसी हमेशा तकरीबन तकरीबन नॉर्मल रह भी सकते हैं, लेकिन ईएसआर और सीआरपी अगर ये गोल्ड स्टैंडर्ड हम लोग मानते हैं। बोन बायोप्सी साथ में, जब बोन बायोप्सी में कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद तो कोई चांसेस नहीं रहते हैं। और एक्सरेज और आजकल तो ये एमआरआई और ये सब चीजें आ गई हैं, तो स्कैन कराने से तो काफी हद तक चीजें पता लगी जाती हैं। और सिटी स्कैन इज बेस्ट, और ये सब चीजें जो हैं वो करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप तो प्री ट्रीटमेंट प्लानिंग किस तरह से करते हैं, तो सर्जन्स कैसे इवेलुएट करते हैं, तो इसमें सर्जन्स भी देखते हैं इसका डायग्नोसिस पहले, कंफर्मेशन, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज डिजीज एक्सटेंट, कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है। जैसा मैंने बताया, जो 12 साल लंबा केस है वो मेरा नी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट की वजह से मुझे समय लगा, क्योंकि उसमें फीमर भी गल गया था और नी जॉइंट भी गल गया था, और टिबिया और फिबुला उसका जो हेड है वो भी गल गया था। तो यानी पूरा नी जॉइंट हमें रिपेयर करना था, एंड इट टुक मी अराउंड 12 years। मुझे उसमें ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं है, मैं प्राउड फील करता हूं कि उस तरह के पेशेंट को भी हम रिजल्ट दे पाए। और आज वो पेशेंट, उसका एम्पुटेशन होने वाला था, अबव नी एम्पुटेशन, और आज वो पेशेंट नॉर्मली अपना गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी चला के बिजनौर से मेरे पास लेके आए थे।
तो बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के पेशेंट्स जो हैं पूरी तरह से आज अपनी नॉर्मल एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहे होते हैं। उसके बाद अब ट्रीटमेंट की जहां हमने बात की, सर्जिकल ट्रीटमेंट या डेड स्पेस मैनेजमेंट, ये तो हमने शुरुआत में जैसे बताया कि बोन ग्राफ्टिंग, एलोपैथी में नॉर्मली बोन ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है, एंटीबायोटिक बीट्स डाले जाते हैं, ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। राइट फॉर यू कैन से ऑर्थोपेडिशियन जो रहते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो इस तरह के केसेस में एंटीबायोटिक बीट्स भी डालते हैं और उससे चांसेस रहते हैं कि री इन्फेक्शन ना हो, ऐसा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें नहीं मिलता है। स्टेबिलाईजेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन जैसा मैंने शुरू में बताया इस तरह का भी करते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, कॉम्प्लिकेशन जैसा शुरुआत में मैंने बताया कि रिकरेंस भी रहता है, क्रॉनिक साइनस बनने के चांस है। क्रॉनिक साइनस को आप नासूर बोलिए। तो ये जो नासूर वर्ड है, जब कभी आपको पेशेंट ऐसा बोले कि हमारे फला कोई ऐसा है और उनको कोई हड्डी में ना नासूर है, वो जख्म भरा नहीं है, तकरीबन 15 साल हो गए, तो जरूर ध्यान करें कि होम्योपैथी में उसके लिए दवाई हो सकती है। इफ पेशेंट इज इंटरेस्टेड, डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट हिम और हर फॉर द ट्रीटमेंट। उसको भी आप एडवाइस कर सकते हैं। जॉइंट स्टिफनेस और लिम्ब डिफॉर्मिटी एंड वेरी रेयर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं मेरे से कि डॉक्टर साहब इसमें हड्डी में कैंसर तो नहीं बन जाएगा? देखिए दोस्तों, ऑस्टियोमाइलाइटिस में कैंसर होने का चांसेस 0% है, इसको 100% समझना रहेगा। और एम्प्यूटेशन का चांसेस तभी होगा जब आपका लेग जो है उसमें इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा लेवल पे रहेगा, ईएसआर आपका 100 से भी ऊपर और सीआरपी भी आपका 100-150 से ऊपर जा रहा है, प्लस आपको बोन जो है वो कंप्लीटली लाइसिस वाला स्टेज में चला गया है, जहां पर बोन तकरीबन 80% नेक्रोज हो चुका है, वहां पर एम्पुटेशन इज द ओनली ऑप्शन। ऐसा कहते हुए, बिकॉज मैं इंटीग्रेशन में विश्वास रखता हूं, मैं हमेशा ये नहीं सोचता कि होम्योपैथी अच्छी है या एलोपैथी अच्छी है। जहां जिस पैथी से किसी को भी जो फायदा मिल रहा है, किसी को कंडेम किए बगैर, क्रिटिसाइज ना करें, कंडेम ना करें, कंप्लेन ना करें, उसके बजाय अपने काम पे ध्यान दें। हमें भगवान ने मौका दिया तो आप कोशिश करें, उसी केस में हाथ लगाएं जिसमें आपको मालूम है कि आपको रिजल्ट दे सकते हैं। मैं बार बार ये बात जरूर बोल रहा हूँ, हो सकता है जो पार्टिसिपेंट से जरूर अच्छे से सुन रहे होंगे तो मुझे बोल सकते हैं या मेरे लिए कह सकते हैं कि सर ने ये बात बार बार बोला है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। तो समरी और कंक्लूजन्स की बात करें तो कोर प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं, और डेड बोन का रिमूवल जो है वो बहुत जरूरी है, और डेड स्पेस का जो मैनेजमेंट है वो हम करते हैं। और बाकी तो रेफरेंसेस हैं, मैं रेफरेंसेस के लिए अभी एक मैसेज जो है मैं जरूर देना चाहूंगा, ट्रीट कंप्लीटली वंस और ट्रीट रिपीटेडली फॉरएवर। ये बहुत अच्छी लाइन हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन से मैंने उठाई है, ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको हमेशा ध्यान रखें। एक बार अच्छे से आप ट्रीट करें, और मैं ऐसा समझता हूं पर्सनली कि इस तरह का जब हम ट्रीटमेंट अच्छे से देते हैं तो पेशेंट जो है इस चीज को समझता है कि हाँ, मेरे को सही तरीके वो से सवाल गाइडेंस मिली, मैंने सही तरीके से बताया। चैट बॉक्स में सवाल है, जी डॉक्टर सिंह का सवाल, जी उनके सवाल का जवाब डॉक्टर सिंघल साहब, जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सर, चैट बताइए। बॉक्स में डॉक्टर हरिनारायण प्रसाद जी का सवाल है, इन मैं बोन देख रहा हूँ केसेस सर, इन माइंड बोन रूब्रिक्स केसेस माइंड रूब्रिक्स, एक्सट्रीमिटीज रूब्रिक्स, जनरल रूब्रिक्स। मैं ऐसा समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें मैं पैथोलॉजी को ही पहले कंसीडर करता हूँ, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में माइंड रूब्रिक्स हमने लिए हैं, लेकिन वहां लिए हैं जहां हमें हीलिंग में बिल्कुल हेल्प नहीं मिली। जब हमें हीलिंग में पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन से हेल्प मिलती है तो मैं तकरीबन तकरीबन हर केस में अपने एडवाइस करता हूं पेशेंट को कि आप अच्छा न्यूट्रिशन पे फोकस करें और केवल मेडिसिन में ध्यान दें। लेकिन जैसा सवाल आप हरि नारायण प्रसाद जी ने पूछा है, तो इसमें मैं मतलब जरूर इंसिस्ट करता हूं कि मैं पैथोलॉजिकल जो रूब्रिक्स हैं मैं सबसे पहले उनको कंसीडर करता हूं, और साथ में जनरल रूब्रिक्स से उसको क्लोज करता हूं। जैसा आपने मेरा जो फ्लो चार्ट है उसमें मैंने दिखाया शुरू में कि हमने एब्सेस और सप्यूरेशन से रिलेटेड सभी जो रूब्रिक्स थे उनको सेलेक्ट करने के बाद जब हमने फाइनल रूल आउट करना था तो हमने चेक किया कि उसको एग्रावेशन किस चीज से महसूस होती है। तो अगर उसको गर्म कमरे में बहुत ज्यादा वार्म रूम में लग रहा था कि बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, तो पेशेंट वाज हॉट पेशेंट, तो वहां पे हमें जनरल रूब्रिक का हमें हेल्प मिला और हमने केस को रूल आउट किया। राइट फ्रॉम सिलिका towards calcarea sulf, both are totally opposite medicine.
जी है, जी सर। काफी अच्छा आपने जवाब दिया है। आ, एक फिश का भी कुछ निकला है, कैसा कैसा निकला है, ये किसका बहुत सवाल है? मुश्किल सवाल नहीं है। काफी अच्छा आपने जवाब दिया है। जी एक केस मैं भी देख रहा था। वहाँ जी पर तो आपने अभी प्राइमरी कॉज सेकेंडरी कॉज का बता रहे थे, तो मुझे भी एक केस, काफी दिनों से लोग होम्योपैथी में भी इलाज कर रहे थे, ऑस्टियोमाइलिटिस का ही केस था। जी लेकिन लोग चोट लगने के बाद से वो फर्स्ट डिस्चार्जेस शुरू हो गए। लोग उसका काफी इलाज कर रहे थे होम्योपैथी में, अर्निका, रस्टॉक्स, ऐसे जो इंजुरी मेडिसिन है उस ग्रुप का, तो उससे जी कोई राहत नहीं मिल रहा था। तो मैंने जब देखा तो मैं कहा कि जब इससे राहत नहीं मिल रहा है तो जरूर से इसका फंडामेंटल कॉज कुछ और होगा, बेसिक कॉज। तो इस डेफिनेट बात को हम लोगों को ध्यान में, और जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो मैथमेटिक बैकग्राउंड को देखते हुए उसमें काफी लाभ मिलता है। तो जी एक चीज क्या है कि प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज के ऊपर में हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कब से बिल्कुल। शुरू हुआ। कभी कभी हम लोग सामने में जो रहता है उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये जी थोड़ा सा खतरनाक होता है और हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल। विकास जी, आपने काफी अच्छा आज अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया है। जी और तो सवाल अभी कोई है नहीं इसमें। हाँ सर, जरूर कभी भी कोई सवाल रहेगा तो मैंने अपना हाँ, चैट तो बॉक्स में इसमें नंबर भी जरूर दिया है, आपको तो बताया जरूर। जाएगा। जी जी। तो आज का सेशन हम लोग को लगता है कि पूरा हो गया। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, काफी अच्छा सेशन था एंड काफी कुछ सीखने को मिला एज अ यंग होम्योपैथ। जी एंड ऑब्वियसली टाइम भी हमारा हो चुका है। जी डॉक्टर अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और इस मंच से आपने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। जी आई थिंक नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया है। इंग्लिश टीम शायद आई नहीं सर अभी। हाँ, हु इज द इंग्लिश मॉडरेटर? हु इज द मॉडरेटर फॉर द इंग्लिश सेशन? आई अंजनी थिंक मैम होती है, डॉक्टर अंजनी होती है, बट वो है नहीं शायद अभी। आज कोई दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं इसमें। Okay, we shall wait for them to come. ओके ओके सर। मैं पूछता हूँ। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। आई एम लिविंग फॉर द मीटिंग टाइम। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। राइट, थैंक यू।